कैंडिडली इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं जो रहीम जी का दोहा है। अमूल जी शायद आपने भी सुना होगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिपकाए और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये हमारी भारतीय संस्कृति में ये एक ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जहाँ पर जो संबंध जो रिश्ते प्रेम से जुड़े हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि ये प्रेम का नाता है, इसे न तोड़, इसे तोड़ो मत, इसे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वो एक बार टूट गया तो जुड़ने के उसमें गांठ पड़ जाती है, बहुत मुश्किल होती है। तो आज जो हमारे समाज में जो चल रहा है शादियों को लेकर कि जो शादियां टूट रही हैं, जो उसमें गांठ पड़ रही है, तो उनके क्या ऐसे प्रमुख कारण है? आप एडवोकेट है, आप बता सकते हैं कि आपको लॉ की कोई। आज तो पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आदमी शादी करता क्यों है, क्या जरूरत है उसको शादी करने की, शादी करने के कारण क्या है। देखिए, अपने हिंदू संस्कृति में और हर एक संस्कृति में, हर एक रिलीजन में महत्व इसको दिया गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक आपकी संतान औलाद पैदा हो और आगे प्रोक्रिएशन जिसको कहते हैं, आगे आपकी पीढ़ी वंश चलता रहे, तो वो एक कारण है। और दूसरा कारण है समाज का दबाव। आज एक व्यक्ति जो शादी नहीं करता उसको समाज अलग नजरिए से देखता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। एक स्त्री है तो उसको लाचार समझते हैं या उसको बच्चेलन समझते हैं। एक पुरुष हो तो उसको अलग नजरिए से देखते हैं कि शायद इसमें कुछ कमियां तो नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा पे चिन्ह लग जाता है। वो तो है, उसके शारीरिक इस पर भी चिन्ह लग जाता है कि ये शादी क्यों नहीं कर रहा है। तो अभी इसमें सोचने वाली बात ये है कि शादी कितनी महत्व की चीज है। आज हर एक व्यक्ति भारत में कहीं ना कहीं शादी कर रहा है और शादी करके हर एक का एक एक्सपेक्टेशन ये है कि वो खुश रहे। और आपने कई फिल्म्स देखे होंगे, हिंदी फिल्म, जिसमें शादी के ऊपर कई लोगों ने मजाक किए हैं। आज वो मजाक समाज को भारी पड़ रहा है मेरे हिसाब से। उसके कई कारण है, प्रमुख कारण उसमें से एक है कि जो कानून हम सबके लिए बने हैं भारत में, जो कोई भी संविधान में ऐसा कानून नहीं हो सकता जो ये कहे कि भाई फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, परिवार टूट जाए। लेकिन आज भारत में ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे लॉज आ गए, ऐसे कानून आ गए हैं जो फैमिली को टोटली नजरअंदाज कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। आज से 15-16 साल पहले मुझे याद है कि दूरदर्शन पे काफी प्रचलन था कि एडवर्टीजमेंट प्रमोशन चलते थे परिवार नियोजन के ऊपर। हाँ, आज परिस्थिति ऐसी आ रही है कि परिवार टूट रहे हैं, जो मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलना चाहिए ये टूटते हुए परिवारों को लेकर। हमने बहुत परिवार नियोजन किया, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ गया कि हम दो हमारे दो वाला हिसाब, लेकिन ये हम दो हमारे दो हमेशा साथ में रहे, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं। इसके ऊपर भी अवेयरनेस अवेयरनेस अभी क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कोर्ट भरे रहे, मुझे तो यही लग रहा है। आज भारत में अगर देखा जाए तो अगर सिविल साइड में फाइलिंग अगर देखे बम्बई में एटलीस्ट, तो सिविल कोर्टों का फाइलिंग जो नॉर्मली प्रॉपर्टी केसेस होते हैं या इंजंक्शन केसेस होते हैं उनसे ज्यादा, कई ज्यादा तो ये फैमिली डिस्प्यूट्स के मैटर अभी फाइल हो रहे हैं। फैमिली कोर्ट अभी ओवरबर्डन हो चुका है, उसके अंदर इतना अभी प्रेशर आ गया है कि वहाँ के जो स्टाफ है, कर्मचारी, वो सारे बेचारे थक चुके हैं, जो मैं देख रहा हूँ। तो उनको समझ में नहीं आ रहा भाई ये बहता बहाव इसको रोके कैसे। और हमारी सारी जो ऊर्जा है जो समाज के अंदर न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रदान करने की, वो अब समाज का विघटन करने में लग गई है। तो उससे मतलब जो हमारी एक परंपरा चली आ रही थी, जो मैंने रहीम जी का दोहा बोला कि भाई ये एक धागा प्रेम का है, इसको अगर ये चिटक गया तो उसमें जो गांठ पड़ जाती है, जब दो परिवार आपस में एक बार कोर्ट पहुंच जाते हैं तो इसमें गांठ पड़ गई है। तो अब इसको हैंडल करने के लिए कोई ऐसा प्रावधान है कि काउंसलिंग सेंटर सरकार चलाने जा रही है? या सरकार के पास कई काउंसलिंग सेंटर्स है, लेकिन वो काउंसलिंग सेंटर्स क्या करते हैं? नाकाफी साबित हो रहे हैं।
समाज में? गवर्नमेंट के काउंसलिंग सेंटर्स अगर होंगे तो वो इनडायरेक्टली पुलिस या कोर्ट से रिलेटेड है, बरोबर है। तो जो लड़की है वो जब वहां जाती है तो वो बदले की भावना से जाती है कि मैं मेरे हस्बैंड को अब छोड़ूंगी नहीं, मेरे शोहर ने मेरी बहुत तकलीफें दी है, ये है वो है, उसको प्रॉब्लम होता है। जो हस्बैंड जाता है वो डर डर के जाता है, उसको लगता है कि ये तो वही पुलिस का मामला है, हाँ काउंसलिंग सेंटर है लेकिन पुलिस का है। तो अभी एनीथिंग विच इज रिलेटेड, जो भी गवर्नमेंट से जुड़ा है, वो हमेशा संशय के दायरे में रहेगा। और उससे अच्छा तो मुझे आम आदमी डरता है, आम आदमी डरेगा, भय की भावना, वो झिझक रहेगी। तो उससे उनको क्या जरूरत है कि आज गवर्नमेंट को प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर्स ज्यादा होने चाहिए जो न्यूट्रल हो। यस, आज मानसिक रोगी भारतवर्ष में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, स्ट्रेस, टेंशन। एक तो देखिए लोगों का रहन सहन, पहनावा अभी पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। उनको अच्छे होटल्स में जाना है, अच्छे भौतिकवादी हो गए। यस यस यस, उनको अभी मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक हो गए, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो उनको समाधान होता था कम चीजों में, वो अब नहीं रहा। तो अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती उम्मीदों की वजह से जो डिस्टरबेंस आ रहा है लोगों के लाइफ में, और वो सोचते हैं कि भाई अभी हम मैनेज करें या आगे हमारा जो लाइफ है वो हम हमारे तौर तरीकों से बिताएं। तो उसमें क्या होता है, एक कलह पैदा हो जाता है। आदमी सोचता है कि भाई मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है, उसने मेरा घर संभालना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए। और जैसे मेरी माँ अब तक करती आ रही है, जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, अब मेरे बीवी को भी मेरे बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बीवी ये समझती है कि इनकी माँ अगर ये करती थी तो क्या जरूरत है मुझे भी वही करना, मैं क्या इसके लिए पढ़ी लिखी हूँ, क्या मैंने मेरी जो डिग्रियां ली है वो इसीलिए ली है कि मैं चूल्हा चौकी करते रहूं। और उससे क्या निर्माण होता है कि जो बच्चा पैदा होता है, जो तभी ये बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब बुनते हैं, दोनों सोचते हैं कि हाँ बच्चा होगा, हम उसको स्कूल भेजेंगे, हम उसका हर एक चीज लाड प्यार सब झेलेंगे। लेकिन जब बच्चा होने के बाद जब पता चलता है कि हाँ अभी असली परिस्थिति ये है कि बीवी को जाना है काम पे, और जो पति है उसको चाहिए कि बीवी हमारे घर में रहे, माँ का ख्याल रखे, हो नहीं पा रहा है। तो उसमें होता ये है कि बच्चे जो है वो आखिरकार, या अगर माता पिता है उसके लड़के के, तो उसके माता पिता के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पे। तो एक जो माता पिता है उन्होंने अपने कठिन समय में बच्चों को बड़ा किया, इन हार्ड टाइम्स उनको बड़ा किया, बड़ा करके सक्षम बनाया, उनकी शादी करके दी। शादी करने के बाद उनको ये लगता है कि हमारा उत्तरदायित्व तो पूरा हो गया, अब हम हमारी लाइफ हमारे तौर तरीके से व्यतीत करेंगे, कहीं हरिद्वार जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। वो तो हो नहीं पाता बिकॉज इसकी जो बीवी है उसको बच्चे को संभालना नहीं है। तो बच्चे किसके साथ रहेंगे, माता पिता के साथ रहेंगे। एक एडिशनल रिटायरमेंट बोनस मिल जाता है, रिटायरमेंट बोनस, रिटायरमेंट हेडेक मिल जाता है उनको, आप और काम करिए। तो ये तो उस वहां आ जाता है कि जहाँ परिवार जॉइंट फैमिली है, संगठन है, साथ में रह रहे हैं। कई परिवार आजकल का जो चलन है जहाँ हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों काम करते हैं, और वो क्या, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो अपने बच्चों को प्ले ग्रुप्स में डाल देते हैं या कहीं बेबी में डाल देते हैं, जिससे कि जो संस्कार हमें अपने माँ बाप से मिलते रहे, पूर्वजों को एक परंपरा चली आई, जिसमें हम ये जानते हैं कि भाई सास बहू में हमेशा टकराव की स्थिति थी। आज समाज का एक ऐसा जरिया, एक ऐसा बन गया है, प्लेटफॉर्म बन गया है कि जिसमें अब भले वो सास बहू में टकराव था, लेकिन उसके जरिए एक बहू को संस्कार मिलते थे, उस टकराव में भी संस्कार थे। उसके ऊपर एक हाल ही में जो एक कई वर्षों से एक सीरियल चल रही थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो काफी लोगों में चर्चित रही, लोगों को पसंद भी आई। आज समाज का ढांचा ऐसा हो गया है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सास भी कभी बहू थी सीरियल में जितने डिवोर्सेस बताए उतने शायद ही कोई सीरियल में बताए होंगे। तो एक ऐसा नहीं कि भाई ये सीरियल से सीखना है, लेकिन सिंपल बात ये है
कि हमें अपेक्षा रहती है कि हमारे माँ ने हमको जो संस्कार दिए हैं, जो हमारे दादी दादा ने हमको संस्कार दिए हैं, वो हमारे बच्चों को मिले। नहीं तो वही हम कहना चाहते हैं कि आज जो बच्चे प्ले ग्रुप और बेबी सिटिंग में जाते हैं तो इनके संस्कार की जिम्मेदारी फिर क्या उनके ऊपर रह जाती है कि फिर हम कैसे उसको पा पाएंगे? जिम्मेदारी दोनों को उठानी है, पति को पत्नी को दोनों को जिम्मेदारी उठानी है। जिम्मेदारी उठा के उनको जब शादी करते तो ये पता होना चाहिए कि भाई हमने शादी की है, कोई मजाक नहीं किया है। शादी किस चिड़िया का नाम है उनको पता नहीं है। तो जब वो शादी करते हैं तब उनको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज। हमारी संस्था लिविंग यूनाइटेडली इंटरनेशनल इसी चीज को आप लोग के सामने पेश करना चाहती है, लोगों में अवेयरनेस लाना चाहती है, जन जागृति लाना चाहती है कि शादी क्या है। अगर आपको जरा भी आपके मन में संकोच या कोई प्रश्न है कि शादी क्या है, तो आप प्लीज शादी मत कीजिए। और हमारी वेबसाइट www.livingunitedly.com पर विजिट करिए। वहाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों ने उसके ऊपर उठाए हुए हैं। आपका फीडबैक आपके जरिए से हम उसके अंदर इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि समाज में एक ऐसी लहर आए जिसके अंदर आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन, हम ये नहीं कह रहे कि आज जो हो रहा है हम उसे बदल देंगे। हमारी गलतियों से, जैसे हमने अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखा है, हमने उस पर इम्प्रोवाइज किया, उसी प्रकार हमारी गलतियों को हम डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे हम ये कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स बना रहे हैं, कुछ एक उसका एनालिसिस। संस्कार कितने महत्वपूर्ण में उसका सिंपल उदाहरण देता हूं। आज हम महाभारत रामायण क्यों देखते हैं? वो तो सदियों पहले हो चुका है। क्यों देखते हैं? उसमें सीखने जैसा है, संस्कार है सीखने जैसे। कुछ बातें हैं उसमें इतिहास में जो अपने को आगे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है। मैं कई जगह पे देखता हूँ जहाँ दादा दादी पार्क होते हैं, वहां पे वो दादा दादी बैठ के वो जूने भजन कीर्तन गाना गाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि हमारे पीढ़ी के आगे अब मुझे ही वो सपोज भजन कीर्तन नहीं आते तो मैं मेरे बच्चों को क्या सिखाऊंगा? वो तो एक बार विलुप्त होते जा रहे हैं। तो क्या आगे जाके वो भजन कीर्तन इंग्लिश में गाएंगे? व्हाट वुड बी द पास्ट टाइम? आप और हम और हमारे बच्चे जब वो ओल्ड एज में जाएंगे, एक तो मेडिकल साइंस लॉन्ग लाइफ दे रहा है, वो ओल्ड एज में जाएंगे तो अपने पास्ट टाइम में करेंगे क्या? शुड दे इंडल्ज इन इमोरल थिंग्स? क्या उनको गलत चीजें करना चाहिए? ये तो हमने देखा है कि पश्चिम सभ्यता में आज जैसे ओल्ड एज होम्स का कल्चर चल उठा है, ये इस सोच के भी डर लगता है कि हमें अपना बुढ़ापा कभी ओल्ड एज होम में बिताना पड़े। और ये ओल्ड एज होम कुछ आज मुंबई के आसपास भी मैं देख रहा हूँ कि एनजीओ काफी लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई ओल्ड एज होम्स के लिए डोनेट कर रहा है। क्या ऐसा नहीं होगा जिस ओल्ड एज होम के लिए मैं डोनेट कर रहा हूँ कल को मुझे भी उसी की जरूरत पड़े? और वो इतने डिप्रेसिव होते हैं अमोल जी। मैंने एक हाल ही में एक ओल्ड एज होम मैंने विजिट किया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई चिड़ियाघर में आ गया हो और कुछ जानवरों को उन लोगों ने उसके अंदर बंद करके कैद करके रखा एज ए डिस्प्ले। क्योंकि कुछ जो एक दादा दादी हैं, नाना नानी है, वो दादा दादी तब कहलाएंगे जब उनके पोते हैं उनके पास में होंगे, नाना नानी तब कहलाएंगे जब उनके नातू उनके पास में होंगे। उस उम्र में आके, उस पड़ाव पर आके जब वो अकेले वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच जाते हैं, जो हमारे संस्कृति में बोला गया है वानप्रस्थ आश्रम में, लेकिन वो एक सभ्यता जो चली आई थी उसके अंदर जो एक संस्कार थे उससे प्रेरित होकर वानप्रस्थ जाना एक समझ में आता है। लेकिन आज जो हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद जब आदमी इंसान रिटायर होता है, पति पत्नी रिटायर होते हैं और उससे पता चलता है कि उसे ओल्ड एज होम में जाना है, जो पश्चिम में हुआ है, बहुत सारे ऐसे केस बहुत दर्दनाक है। और इससे यही होने वाला है कि जो जो सोर्स है हमारे संस्कार के, इन्हीं के पास टाइम था, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास। हम जो है प्रोफेशनल्स हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, तो वो जो एक लेयर है समाज का वो हम काट रहे हैं। और उससे वो जो संस्कार की जो एक नदी थी, जो गंगोत्री है, वही जब गंगोत्री दूषित हो गई नहीं रहेगी तो गंगा बहेगी कहां से? तो इसी विषय को हम और आगे उठाएंगे, आगे इस पे और चर्चा करेंगे। प्लीज हमें सुनते रहिए।
धन्यवाद।